हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। निदा फाजली का यह बेहद मशहूर शेर मैंने अभी क्यों पढ़ा, इस वक्त क्यों पढ़ा, आप समझ जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, अपराध या कुछ और? अब ये सब समस्याएं तो खैर है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन समस्याओं की असली जड़ है बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी। जब तक ये जड़ नहीं काटी जाएगी, समस्याओं का बरगद फलता फूलता रहेगा। देश को आजाद हुए 75 साल होने को हैं, लेकिन जनसंख्या का दानव अब तक हमें आंखें दिखा रहा है, और ये आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या की, उससे होने वाली समस्याओं की, और सबसे जरूरी बात होगी इन समस्याओं के निवारण की। और ये हम सबका संकल्प है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। राष्ट्र की ताकत उसकी प्रजा यानी जनसंख्या होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी देश विदेश में 130 करोड़ भारतवासियों को अपनी ताकत बताते हैं। साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो साल 2011 में 121 करोड़ हो गई, और साल 2021 में देश की अनुमानित आबादी करीब 130 करोड़ है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के मुताबिक इस अवधि के दौरान देश में हर प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ 60 लाख, मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख, और ईसाइयों की आबादी 80 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हुई है। आर्थिक नजरिए से देखें तो आबादी ही भारत को दुनिया में बड़ा बनाती है। विदेशी कंपनियों को यहां बड़ा बाजार और सस्ता मैन पावर मिलता है, और इसीलिए उन्हें भारत निवेश के लिए लुभाता है। आबादी को लेकर एक तर्क यह भी है कि भारत अभी मध्य आयु वर्ग की स्थिति में है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है, जबकि बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है। इस लिहाज से दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत शामिल है, और युवा आबादी के दम पर भारत आर्थिक शक्ति बन सकता है। लेकिन आबादी के इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे इस तरह समझा जा सकता है कि दुनिया की कुल आबादी का करीब छठा हिस्सा विश्व की महज 2.5% जमीन पर रहने को मजबूर है, और भारत के पास दुनिया की जमीन का कुल 2.4% हिस्सा है। ऐसे में जनसंख्या की सघनता के नजरिए से देखें तो भारत में साल 1991 में जहां जनसंख्या सघनता 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, वहीं 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। भारत ही नहीं, जब किसी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो तेल, गैस, पानी और कोयले जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसी अनुपात से दबाव बढ़ता जाता है। जिस तेजी से देश में आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में आबादी के लिए भोजन, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी आसान नहीं है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले, फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। भारत में फिलहाल तो इसके नुकसान ही दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं।
पीएम मोदी का कहना है कि जो लोग छोटे परिवार की अहमियत समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। उनके मुताबिक छोटा परिवार रखने वाले देशभक्त की तरह हैं। ये बात सही भी है कि किसी बच्चे के आने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। जैसे अधिक बच्चे हो जाएंगे तो खर्चे काफ़ी आएंगे। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि विद्यालय में अगर पढ़ाना लिखाना हो तो सभी लोग लगभग प्राइवेट विद्यालय का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट विद्यालय अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। इस वजह से एक ही दो बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ हैं, इतनी सख्त पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत संघर्ष है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सीमित परिवार है, 2 बच्चियाँ हैं। पहले हम 6 भाई थे, स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, कैसे करके हमारे माँ बाप ने पाला। अब हमारी स्थिति नहीं, तो इसलिए सीमित परिवार हमारा। फैमिली प्लानिंग की राह पर अकेले गोपाल शर्मा या अखंड सिंह ही नहीं हैं, बल्कि मेहरबान अली भी इसी राह के राही हो चुके हैं। पीलीभीत के रहने वाले मेहरबान अली के कुल 6 भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ 2 बच्चे ही किए हैं। दरअसल एक पीढ़ी पहले तक जिन परिवारों में 4 से 6 भाई बहन हुआ करते थे, अब वो 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हो रहे हैं। कम आमदनी और बढ़ते खर्चों के बीच महंगाई भी जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए पीलीभीत के आकाश सिन्हा जैसे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय फैमिली प्लानिंग को तरजीह दे रहे हैं। जैसे मेरा एक बेटा है, हर आदमी चाहता है उसका एक बड़ा परिवार हो, लेकिन हर आदमी ये भी चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए। इसीलिए उसकी मजबूरी हो जाती है, अगर ज़्यादा बड़ा परिवार होगा तो शायद वो उसको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएगा आज की सीमित कमाई के दौर में। हम 6 भाई बहन हैं और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, क्योंकि अब से 25 साल पहले बड़ा मुश्किल था। हमारे पापा मजदूरी करते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, जब मौत हुए तो 3। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, उनको ज़िंदगी में कुछ बनाना चाहता हूँ। देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं। बीते कुछ दशकों में साक्षरता दर बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहली बार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। साल 2000 में प्रजनन दर 3.2% थी, जो 2016 में 2.2% हो गई। इसका मतलब यह है कि पहले मां 3.2 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो अब औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी बच्चे अब कम पैदा हो रहे हैं। देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 1990 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.07% थी, वो 2019 में 1.0% पर आ चुकी है। लेकिन देश की अनुमानित जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर चुकी है और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी उठती रही है। लेकिन इस बारे में अतीत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2 साल पहले मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न करने की बात कही है। यूपी अगर एक देश होता तो आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। गर्व हो रहा है आपको यह जानकर? अच्छी बात है, लेकिन इस गर्व के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी जुड़ी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है। सवाल यह है कि आखिर चुनावों के ठीक पहले उन्हें यह सब करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? यूपी की अनुमानित जनसंख्या करीब 23 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 16.17% है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल भूभाग का 7.3% हिस्सा आता है, जो कि इंग्लैंड के कुल भूभाग के बराबर है। लेकिन जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की आबादी पाकिस्तान की आबादी के बराबर हो चुकी है। यूपी के विधि आयोग का कहना है कि साल 2001 से 2011 के बीच यूपी की जनसंख्या में करीब
20.23% की वृद्धि हुई है। और इसीलिए यूपी लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल तैयार किया है, उसमें 2 से कम बच्चे करने वालों को योजनाओं में फायदे और रियायतें देने की बात कही गई है, ताकि लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन यूपी के मसवदा बिल को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग 2 बच्चों की नीति को जल्दी लागू करने के पक्ष में हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों का हनन और मुसलमानों के साथ भेदभाव मानते हैं। क्या देश में जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है? क्या भविष्य में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग आपको सोशल मीडिया पर पूछते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? इस धारणा और प्रचार में दम कितना है? 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने को लेकर बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखें तो देश में हिंदुओं की बहुलता को कोई खतरा नहीं है, बावजूद इसके कि हर जनगणना में मुसलमानों की आबादी में हिस्सा बढ़ा है। साल 1951 की पहली जनगणना में जहां भारत की आबादी में 9.8% मुस्लिम थे, वहीं 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। इसके मुकाबले हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 79.8% रह गया। यानी बीते 60 सालों में हिंदुओं की आबादी 4.3% कम हुई और मुसलमानों की आबादी में करीब इतनी ही 4.4% की बढ़त हुई है। जनसंख्या वृद्धि का अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सदी के आखिर तक भारत में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं होगी, बल्कि ये बढ़त और भी धीमी होगी, क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच प्रजनन का अंतर तेजी से कम हो रहा है और शायद कुछ सालों में ये खत्म ही हो जाए। जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किए गए पियो रिसर्च सेंटर के अध्ययन के मुताबिक 1990 के दशक में प्रति भारतीय महिला 3.4 बच्चे जन्म दे रही थी, जो 2015 में घटकर 2.2 पर आ गए और इनमें सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम महिलाओं का है। 1990 के दशक में हर मुस्लिम महिला औसतन 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो 2015 में घटकर 2.6 पर आ गया है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर घटने की रफ्तार धीमी रही है। 1992 में जहां हिंदुओं के बीच प्रजनन दर 3.3 थी, जो 2015 में 2.1 हो गई। यानी 1992 में मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की अपेक्षा 1.1 बच्चे ज्यादा पैदा कर रही थीं और 2015 में यह अंतर घटकर 0.5 बच्चों पर आ गया है। जाहिर है, प्रजनन दर में कमी की अगर यही रफ्तार रही तो अगले 2 दशक में हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट का यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 19.92% थी, जो 2011 में घटकर 16.76% पर आ गई। इसी तरह 2001 में मुस्लिम जनसंख्या में जो वृद्धि दर 29.5% थी, वो 2011 में गिरकर 24.6% हो गई। जाहिर है, मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर भले ही हिंदुओं की तुलना में करीब 8% ज्यादा है, लेकिन इस दौरान मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा कम हुई है। फैक्ट है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है और उस हिसाब से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जितना इम्प्रेशन दिया जाता है कि जैसे अगर किसी हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8-10 बच्चे होंगे, तक गैप बताया जाता है। मैंने इस किताब में दिखाया है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से दिखाया है कि ये गैप कभी भी 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं था। अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे, मुसलमान के 3, अगर हिंदू फैमिली में 4 हैं तो मुसलमान के 5। तो और वो भी अब घट के, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैप 1 बच्चे का था वो आधे बच्चे का रह गया। 1
2 and 3। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक देश की नीति का उपसर्ग है, प्रीफिक्स। कैसी नीति? बच्चों की पैदाइश से जुड़ी हुई नीति। एक कपल कितने बच्चे पैदा कर सकता है? दुनिया के अधिकतर देशों में यह तय करने का अधिकार स्त्री और पुरुष के पास है। होना भी चाहिए, यह उनकी आपसी सहमति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। वहां सरकार यह तय करती थी कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। 4 दशक तक चीन को इसका बड़ा फायदा मिला, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय दुनिया की आबादी करीब 7 अरब 60 करोड़ है और आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन की आबादी 143 करोड़ है, वहीं भारत की 135 करोड़। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक भारत और चीन की संख्या बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक चीन की आबादी 140 करोड़ जबकि भारत की 165 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी को लेकर एक तर्क यह भी है कि जब चीन अपनी समृद्धि की चोटी पर होगा तब उसकी ज्यादातर आबादी बूढ़ी हो जाएगी। वहीं भारत अभी मध्य आयु वर्ग की स्थिति में है। इस समय करीब 70% भारतीय 35 साल से कम उम्र के हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग के मुताबिक साल 2050 में भारत की औसत आयु 37 वर्ष, चीन की 49, अमेरिका की 40, जर्मनी की 49 और जापान की 52 साल होगी। इसी को दुनिया जनसांख्यिकी लाभांश कहती है, क्योंकि जब किसी देश की आबादी में युवाओं की संख्या ज्यादा होती है तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ता है। जाहिर है युवा आबादी के जरिए भारत आर्थिक शक्ति बन सकता है और यही वजह है कि चीन को अपनी युवा आबादी बढ़ाने के लिए एक बच्चे की नीति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। देश का एक बहुत बड़ा तबका अब भी बच्चों को भगवान की देन ही मानता है। जितनी जल्दी हो सके हमें यह सोच बदल लेनी चाहिए। समय रहते हमने आबादी को नहीं रोका तो बर्बादी में कोई शक नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की विचारधारा आम आदमी के दिमाग में कैसे उतारें? आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। इसको हिंदू मुस्लिम रूप देना है ही बुनियादी तौर पर गलत। तो इसका इलाज यह है कि हमें लिटरेसी, इनकम, सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कानून के जरिए करना तो उल्टा पड़ता है, काउंटर प्रोडक्टिव है। जब वो प्यार से फैमिली प्लानिंग बड़ी अच्छी हो रही है। 25 स्टेट में मैंने बताया कि मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग इतनी अच्छी कर ली। सिर्फ 4 स्टेट बची हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वहाँ तो हिंदुओं की फैमिली प्लानिंग भी बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एजुकेशन से फीमेल आप फीमेल्स को, विमेन को एम्पावर करती हैं। एम्पावरमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे कि उनके डिसीजन लेने का उनको ज़्यादा स्कोप है। तो वो एजुकेशन से उनको पता चलेगा कि कम बच्चों से उनको ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी दी जा सकती है। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो कि अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर का भी रोल है। तो एजुकेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं लगता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में फैसले लेने का अधिकार है। तो सरकार को चाहिए कि कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता का सहारा ले। जागरूकता अभियान चलाए, शिक्षा का दायरा और उसका स्तर बढ़ाए, लोगों को यह बात समझाए कि ज्यादा बच्चे होने से आमदनी, जायदाद, रोटी और कपड़ा ये सब ज्यादा नहीं हो जाएगा, बल्कि जो है उसी के टुकड़े हो जाएंगे। यानी कोई समृद्ध नहीं रह पाएगा, कोई खुशहाल नहीं रह पाएगा, किसी को सही अवसर और सही परवरिश नहीं मिल पाएगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। शायद इसीलिए सीमित संसाधन और मामूली कमाई के बावजूद वो मुझे अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाए, अच्छी परवरिश दे पाए। उम्मीद करता हूं कि जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक जनसंख्या की समस्या जड़ से समाप्त हो चुकी होगी और मैं आपको भारत की जनसंख्या से जुड़ी परेशानियां नहीं, फायदे गिनवाऊंगा। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा भारत का युग लेकर। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।